नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये पांचवी वीडियो है और इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। उम्मीद करते हैं पहले कि आप 4 वीडियोस देख चुके होंगे। नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरस्टेट काउंसिल? Interstate Council was established under the Article 263 of the Constitution by the Prime Minister। तो बाय द प्राइम मिनिस्टर जो है स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ परमानेंट बॉडी बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज द प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट सही है। द काउंसिल इंक्वायर्स एंड एडवाइसेस इन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, इन्वेस्टिगेट्स एंड डिस्कसेस subjects in which two states or state and union have a common interest। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें नॉट करेक्ट चूज करना, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इंटर स्टेट काउंसिल जो स्टैब्लिश की गई थी अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें विच स्टेट दैट प्रेसिडेंट में कंस्टिट्यूट सच ए बॉडी इफ नीड इज फेल्ट। और 1988 में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, suggested that council should exist as a permanent body, and in 1990 में it came into existence through a presidential order। तो मेन फंक्शन क्या है इंटरस्टेट काउंसिल की? तो इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग ऑन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स है, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच टू स्टेट्स और स्टेट्स एंड द यूनियन हैव ए कॉमन इंटरेस्ट। अगर यूनियन एंड स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सॉल्व होती है। एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। तो ये सारे फंक्शंस हैं इंटरस्टेट काउंसिल के। प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल whose members include the chief minister of all states and UTs with legislative assembly, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर, एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं ऑफ द अदर यूटीज। 6 मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स, वो भी मेंबर होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। The Committee of Parliament on Official Language was set up in the 1976 under Section 4 of the Official Languages Act 1963। तो ये स्टेटमेंट सही है। The committee is chaired by the Prime Minister। तो ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, होम मिनिस्टर होता है। This committee reviews the progress made in the use of Hindi for official purposes and to make recommendation to increase the use of Hindi in official communication। ये फंक्शन है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 1 3 जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज सेज देयर शैल बी be constituted a committee on the official language। और ये कमेटी जो है वो कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी मतलब ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास करता है रेजोल्यूशन विद प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द president and passed by the both houses, and the committee is chaired by the union home minister, not by the prime minister, in accordance with the provision of 1963 act में। और कमेटी कंसिस्ट करते हैं 30 मेंबर्स। 20 जो एमपीज होंगे वे लोकसभा से सेलेक्टेड होंगे एंड 10 एमपीज फ्रॉम द राज्यसभा। And the Committee of the Parliament on Official Language is constituted by the Home Ministry, and the panel submits its report to the President। और President क्या करते हैं? रिपोर्ट को फिर both houses of the Parliament में प्रेजेंट करते हैं, सेंड इट टू द ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेवेंथ शेड्यूल। Parliament has the power to make laws with respect to any matters for any part of the territory of India enumerated in the state list। तो ये स्टेटमेंट सही है। State does not have the power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the list 3 of the 7th schedule। List 3 state list
होती है। तो स्टेट के पास तो एक्सक्लूसिव पावर होती है, तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन द लिस्ट वन। लिस्ट वन यूनियन लिस्ट है, तो स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर या कोई भी पावर है नहीं यूनियन लिस्ट के ऊपर। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर वन ही जो है, वन स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा आंसर। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन थ्री लिस्ट इन द सेवेंथ शेड्यूल। पहला है यूनियन लिस्ट, फर्स्ट है स्टेट लिस्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है टू मेक लॉज पूरे होल इंडिया में, पूरे जितने भी टेरिटरी है इंडिया में वो लॉज बना सकता है। देन थर्ड लिस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट है, पार्लियामेंट के साथ साथ लेजिस्लेचर की भी, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास भी पावर होता है लॉज बनाने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती है। स्टेट लिस्ट जो है वो लिस्ट टू की बात होती है, उसमें लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर, अपने स्टेट की टेरिटरी के अंदर वो लॉज बना सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव पावर होती है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मैटर्स फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट with notwithstanding with such matter enumerated in the state list। और अब देख लेते हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पार्लियामेंट कब बनाएगा लॉज इन द स्टेट लिस्ट, जब पहला केस हो सकता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, चाहे वो कुछ पार्ट ऑफ द स्टेट या होल पार्ट ऑफ द स्टेट में अगर इमरजेंसी लागू है तो पार्लियामेंट उस समय में लॉज बनाएगा स्टेट लिस्ट का। व्हेन लेजिस्लेचर ऑफ टू और मोर स्टेट पास अ रेजोल्यूशन, तब तब भी ये पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। देन तीसरा जो है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज विद फॉरेन अफेयर्स, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और चौथा जो है राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, तब पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैंडिंग कमिटीज। They examine such bills pertaining to the concerned ministry's department as are referred to the committee by the chairman Rajya Sabha or the speaker Lok Sabha। तो ये स्टेटमेंट सही है। The functioning of the standing committee is governed by the president of India। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो नहीं करते हैं। The term of the office of the member of the committee is 2 years। 2 years भी नहीं है, only 1 year होगा। तो ये ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट मेंबर्स नॉट मोर देन 31 मेंबर्स होते हैं। 21 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन फ्रॉम, जो राज्यसभा में मेंबर्स होंगे वो 10 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे। और इसमें मिनिस्टर जो होता है वो मेंबर एज अ मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है कोई भी कमिटीज में, अगर वो करता है तो वो वैकेट करना पड़ता है सीट। फिर जो टर्म ऑफ द ऑफिस जो है वो 1 year की होती है। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी इज गवर्न्ड बाय द जनरल रूल्स रिलेटिंग टू पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो जो जनरल रूल्स है पार्लियामेंट्री कमिटीज है उससे गवर्न होता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। फंक्शंस क्या है स्टैंडिंग कमिटीज के, तो कंसिडर द demands for grants of the concerned ministries department and make reports on the same to the houses। फिर examine the such bills pertaining to the concerned ministries and departments, तो ये सारे functions हैं। फिर to consider annual report of the ministries and department and make reports thereon, and to consider national basic long term policy document presented to the house। तो ये सारे functions हैं standing committees के। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। With reference to the National Commission for Scheduled Tribes, consider the following statements. These communities were notified as scheduled tribe as per the provision of Article 341 Clause 1 of the Indian Constitution। ये गलत है, 342 होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। The Commission investigates and monitors the matter relating to the safeguards provided for scheduled tribes। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसकी फंक्शनिंग है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की। द कमीशन रिकॉग्नाइजेज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइब्स एंड द फॉरेस्ट इन द ट्रेडिशनल विजडम रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि नेशनल कमीशन
ये स्टेटमेंट नहीं कहता है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 कहता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन अब स्टेटमेंट टू ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब was established by amending Article 338 and inserting a new Article 338A in the Constitution through 89th Constitutional Amendment Act 2003 में। The term of the office of chairperson, vice chairperson and each member is of 3 years। ठीक है, and the chairperson को रैंक मिलती है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की, वाइस चेयरपर्सन की रैंक जो होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, एंड अदर मेंबर्स की रैंक होती है एज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और their communities are notified as scheduled tribes as per the provision of Article 342 Clause 1 of the Indian Constitution। ठीक है, फिर functions देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। investigates and monitor matter relating to the safeguards provided for STs under the Constitution, to inquire into specific complaints regarding the rights and safeguards of the STs, to participate and advise in the planning process relating to the socio-economic development of the STs, and to evaluate the progress of their development under the union in any state, fit to submit the report to the president annually, and the commission also discharge the other functions in relation to the protection, welfare, development and advancement of the scheduled tribes। तो बेसिकली ये जितने भी फंक्शंस है वो बेटरमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही स्टेप्स लिए जाते हैं। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 रिकॉग्नाइजेस द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप of the STs with the forest, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है between the STs and the forest, reflected their dependence on the forest as well as their traditional wisdoms regarding the conservation of the forest। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। with reference to the committee for appointment of elections commissioners and chief election commissioner, consider the following statements। it consists of the Prime Minister, the leader of opposition in Lok Sabha, and 4 senior-most judge of the Supreme Court। तो 4 senior-most जज नहीं होंगे, एक ही होंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। In the absence of the leader of opposition, the committee will include the leader of the largest opposition party in the Lok Sabha in terms of the numerical strength। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट unanimously ruled that high power committee for the appointment of the chief election commissioner and election commissioners। और जो कमेटी में कौन कौन होंगे, कंप्राइजिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अर्लियर क्या होता था, जो कमेटी में होते थे वो अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो ओल्ड प्रैक्टिस थी उसको रिमूव कर दिया गया है। द बेंच प्रिसाइडेड बाय द जस्टिस के एम जोसेफ said where no leader of the opposition is available, अगर कोई लीडर नहीं है opposition का, the committee will include leader of the largest opposition party in the Lok Sabha in terms of numerical strength। मतलब majority जो गवर्नमेंट के बाद जो दूसरी पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट सीट मिली है वो होंगे largest leader of the opposition party। 4 of the 5 judges of the bench rejected the prayer to grant the same protection as is available to the chief election commissioner in the matter of removal from the office to election commissioner। तो जो पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है इन द मैटर ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस वो सेम नहीं होगी इलेक्शन कमिश्नर का इन कंपैरिजन टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। With reference to the Criminal Procedure Identification Act 2022, consider the following statement। It allows collection of certain identifiable information such as fingerprints, biological sample from the convicts। तो ये सही है। It empowers a magistrate to order measurement or photograph of a person to be taken to aid the investigation of an offence। ये भी सही है। In case of acquittal of discharge of the person, all material must be kept। तो must be kept safe ऐसा ज़रूरी नहीं है। The act has replaced the Identification of Prisoner Act of 1920 जो प्री इंडिपेंडेंस एक्ट था वो भी सही है स्टेटमेंट। तो 1, 2, 4 जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। The Criminal Procedure Identification Act
2022 allows police officers or prison officer to collect certain identified information जैसे कि fingerprints, biological samples from the convicts or those who have been arrested for an offense. In case of acquittal or discharge of the person, all material must be destroyed. The act explain the types of, ये जो एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, द टाइप ऑफ डेटा दैट में बी कलेक्टेड, कौन से टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्ट किया जाएंगे, द पर्सन फ्रॉम whom such डेटा may be collected and the authority that can authorize such collection. ठीक है, it also provides for data to be stored in a central database and the rules empowers the National Crime Research Bureau to specify guidelines for taking measurements, handling, storing, processing, matching, destruction and disposal of these records. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. Which of the following states is not included in the 6th schedule of the Constitution of India? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर को इंक्लूड नहीं किया गया. बीजेपी एमपी जो लद्दाख से हैं नामग्याल साहब डिमांडेड दैट लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए ताकि 6 शेड्यूल के जो फायदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड ऑफ द लैंड, एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, वो लद्दाख के लोगों को भी मिले इसका लाभ. द 6th schedule under the article 244 provides for the formation of autonomous administrative divisions, autonomous district councils that have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state. तो इनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा छूट मिलती है within a state. The autonomous district council have 30 members with a term of 5 years, 30 members with term of 5 years and can make laws, rules and regulation with regard to जो उनके जो local law है जैसे land, forest, water, agriculture, village council, health, sanitation, village and town level policing, inheritance, marriage and divorce, social customs and mining पे ये ADCs जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं. तो 30 मेंबर्स जनरली होते हैं, लेकिन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो असम में है उसमें मेंबर्स 40 होते हैं एंड उनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं 39 इश्यूज के ऊपर. एंड द 6th शेड्यूल अप्लाइज टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम. इन तीनों ही स्टेट में 3 काउंसिल्स हैं, मतलब टोटल 9 काउंसिल्स इन स्टेट्स में हो गए और एक काउंसिल जो है वो त्रिपुरा में है. तो टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्टर्न इन चारों स्टेट्स में. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी. इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे. उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला होगा. अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड टिल देन बाय बाय, जय हिंद.